बच्चों, आज हम कृतिका का अध्याय प्रथम माता का आंचल इसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। तो पहले हम थोड़ा सा लेखक का परिचय जान लेते हैं और इसके बाद फिर हम इस पाठ के सारांश पे आते हैं। शिवपूजन सहाय का जन्म सन 1893 में गांव उनवास, जिला भोजपुर, जो कि बिहार में है, हुआ। इनके बचपन का नाम भोलाराम था। इन्होंने 10वीं कक्षा पास करके बनारस की अदालत में नकल नवीस, मतलब एक तरह से मुंशी की नौकरी की। बाद में ये हिंदी के अध्यापक पद पर कार्य करने लगे। इन्होंने गांधी जी से प्रेरित होकर असहयोग आंदोलन में भाग लिया और अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। ये अपने समकालीन लेखकों में प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के व्यक्ति थे और सन 1963 में इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वे लोग, स्मृति शेष, ग्राम सुधार, देहाती दुनिया इत्यादि। शिवपूजन रचनावली नामक संग्रह में इनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हैं। ये मतवाला के संपादक मंडल में भी ये कार्यरत थे। इनकी भाषा शैली थी फारसी, अंग्रेजी, हिंदी खड़ी बोली के शब्दों में भी इन्होंने बहुत ही उत्कृष्टता और बड़ाई। इनकी भाषा सहज, सरल और बोधगम्य थी। तो ये तो था लेखक का परिचय। अब हम आते हैं अपने पाठ के सारांश पे। तो इसमें लेखक के पिताजी सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करने जब बैठ जाते थे, तो लेखक का बचपन से ही अपने पिताजी से बहुत लगाव था। माता से तो केवल दूध पीने तक का ही उसका नाता था। यही वजह थी कि पिताजी के साथ वो बाहर बैठक में सोया करता था। उनके साथ ही वो नहा धोकर पूजा कर लेता था। जब पिताजी भभूत का तिलक लगाते तो वो भी जिद करता और उसके मस्तक पे भी तिलक लगा दिया करते थे। सिर पर लंबी लंबी जटाएं थी, लेखक के बाल थे, तो भभूत लगाने के बाद वह भोला शंकर जी जैसा उसका रूप हो जाता था, तो इसी से उसको पिताजी भोला कहते थे। परंतु उसका मूल नाम तारकेश्वर था। पिताजी हमेशा प्यार से ही उसे भोलानाथ कहकर पुकारते थे। अब कह रहा है कि हम भी उनको बाबूजी और माता को मैया कहते थे। अब लेखक के पिताजी की राम पर बहुत ज़्यादा आस्था थी, तो प्रतिदिन वे रामायण का पाठ करते थे। पूजा पाठ करने के बाद वह राम राम लिखने लगते थे। अपनी एक राम नामा बही पर 1000 राम राम लिखकर उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध दिया करते थे। फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम राम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी में की ओर चल पड़ते। उस समय लेखक भी उनके कंधे पर बैठकर उनके साथ जाता। जब वह एक एक आटे की गोली पानी में फेंकते मछलियों को खिलाने के लिए, तब उनके कंधे पर बैठकर वो हंसता रहता था। अब जब लेखक की अपने पिताजी से नोक झोंक होती थी, तो क्या होता था, पिताजी लेखक से कहते कुश्ती लड़ने के लिए और खुद शिथिल होकर गिर जाते और उसके बल को बढ़ावा देते। अब लेखक कह रहा है हम उनको पछाड़ देते। वे जब पीठ के बल लेट जाते तो उनकी छाती पर चढ़कर उनकी लंबी लंबी मूँछों को उखाड़ने लगते। तब वह हंसकर हमारे हाथों को मूँछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते। किसे? हाथों को। पिताजी फिर हमसे खट्टा और मिठा चुम्मा मांगते और मिठा चुम्मा लेते समय अपनी दाढ़ी या मूंछ हमारे गालों पर गड़ा देते। हम झुंझलाकर उनकी मूँछें नोचने लग जाते।
इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते हैं और हम अलग खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते हैं। अब जब बच्चे को खाना खिलाने की बात आ रही है तो लेखक क्या कहता है, पिताजी अपने हाथ से फूल के एक कटोरे में गाय का दूध और भात चावल यानी सान कर खिलाते। जब हम खाकर अंदर जाते तो मैया भी थोड़ा सा पकड़ कर खिलाने लगती। वे पिताजी से कहती, आप खिलाने का ढंग नहीं जानते हैं, बच्चे को मुंह भर कर खिलाना चाहिए। यह कहकर वह दही भात सानती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस आदि का बनावटी नाम ले लेकर हमें खिलाने लगती और कहती, जल्दी खा लो नहीं तो वो उड़ जाएंगे। फिर माँ क्या करती, जब हम रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते तो मैया हमको अचानक पकड़कर एक चुल्लू भरकर कड़वा तेल हमारे सिर पर उड़ेल देती। हमारे रोने और बाबूजी के बिगड़ने पर भी हमें उपट कर ही छोड़ती, यानी मतलब पूरा लगा देती, मल देती पूरा। फिर हमारी नाभि और ललाट में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथ देती और उसमें फूलदार लट्टू बांध देती। रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती और हम कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते हुए बाहर आ जाते हैं। मतलब माँ जब तैयार करती तो लेखक बाबूजी बनकर बाहर आ जाते हैं। अब फिर खेलने की बात आती। अब क्या खेल खेलते हैं लोग आपस में। हम खेल के साथियों के साथ तरह तरह के नाटक करते हैं। चबूतरे पर एक कोना नाटक घर बनता था। बाबूजी की नहाने की जो चौकी थी वो रंगमंच बन जाती थी। उसी पर कागज़ का चंदवा तानकर मिठाइयों की मतलब कागज़ को खींच चारों तरफ से खींच लेते थे कागज़ से और क्या करते थे, उसकी मिठाइयों की दुकान लगाई जाती, जिसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूड़ी, कचौड़ी और गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। मिठाई की दुकान बढ़ाने के बाद हम लोग घरौंदा बनाते, बढ़ाने मतलब बंद करने के बाद, और पानी के घी, धूल के पिसान माने होता है आटा, और बालू की चीनी से हम लोग जेवनार यानी भोजन तैयार करते। हम ही लोग जेवनार करते और हम ही लोगों की जेवनार बैठती थी। मतलब बच्चे ही बनाते थे और बच्चे ही खाने के लिए बैठ जाते थे झूठ मूठ का। तब बाबूजी भी धीरे से आकर पंगत में यानी पाँत में बैठ जाते, जीमने बैठ जाते। तो उनको देखते ही हम लोग हंसकर घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते। कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस निकालते, कनस्तर का तंबूरा, टूटी चूहेदानी की पालकी हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे की एक कोने में चलकर बारात दूसरे कोने जाकर दरवाजे पर लगती थी। फिर लड़कों की राय जमती कि खेती की जाए। अब ये बारात का खेल हो गया, फिर खेती का खेल होता था। तो चबूतरे पर घिरनी गड़ जाती और मंजू की बटी हुई पतली रस्सी, मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक मिट्टी का थोड़ा सा बर्तन एक समझ लो बांधकर गराड़ी का लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बन जाता। कंकड़ पत्थर बीज और ठेंगा हल जुआठा बड़ी मेहनत से जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होने में देर लगती और हम फसल काट लेते। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बार बार खेला करते थे। हम लोगों की जो बाल मंडली थी, अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देखती तब खूब ज़ोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। ऐसा कहने पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को खदेड़ कर ढेले ढेले से मारा। एक कहावत उन्होंने कही, रहरी में रहरी पुरान रहरी,
डोला के कनिया हमार मेहरी, मतलब ये जो बुढ़ऊ जा रहे हैं और जो डोले में लड़की है ये हमारी पत्नी है और ये बुढ़ऊ तो बुढ़ऊ है। ऐसा कहने पर उस बुढ़े जिसका शादी हो रही थी उसने बच्चों को दौड़ाकर खदेड़ा था। ना जाने किस ससुर ने घोड़ मुँहा जमाई ढूंढ निकाला था। अब बच्चे कहने लगे पता नहीं किसने ये सब ऐसा जमाई ढूंढा होगा। हमारे साथियों ने एक बार बहुत ख़ास थी कि वो सारे बहुत ढीठ थे। एक दिन हमें मूसन तिवारी मिल गए। वे बूढ़े थे, उन्हें दिखाई भी कम देता था। बैजू के साथ हम लोग ने भी उन्हें चिढ़ाना शुरू कर दिया। बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। तब मूसन तिवारी ने पाठशाला जाकर गुरुजी से शिकायत की। हम लोग जैसे ही पाठशाला पहुँचे, गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो भाग गया, पर गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ये खबर सुनते ही दौड़ते हुए पाठशाला गए और गुरुजी से चिरौरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में साथी लड़कों का झुंड मिलते ही हम रोना धोना भूल गए और मैं बाबूजी की गोद से उतरकर लड़कों की मंडली में मिलकर तान सुर अलापने लगा। अब जो ये पाठ का शीर्षक है माता का अंचल, ये सार्थक कब हुआ, कब इस पाठ की सार्थकता आई, कब लेखक को लगा कि ये इस पूरे पाठ का जो निचोड़ है वो यहाँ पे है। एक बार हम सभी बालक टीले पर जाकर चूहे के बिल में पानी डालना हमने शुरू कर दिया। तभी उस बिल से सांप निकल आया। अच्छा, सांप की एक खासियत होती है, बिल चूहा बनाता है और रहता उसमें सांप है। तो सांप निकल आया। हम सभी भय से रोते चिल्लाते बेतहाशा भागे। कोई औंधा गिरा, किसी का सिर फटा, किसी का दांत टूटा। हमारी तो सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर में दौड़ते हुए मैया के पास चले गए। बाबूजी ने हमें बहुत पुकारा, पर हमने उनकी एक न सुनी। हमें डर से कांपते देख मैया जोर से रो पड़ी। कभी हमें अंग भर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर चूम लेती। हम केवल धीमे से सुर में सांप सांप कहते हुए मैया के आंचल में छिपे चले जाते। हमारा सारा शरीर कांप रहा था, आंखें खुलती न थीं। मैया कांपते हुए होठों को बार बार निहार कर रोती और लाड से हमें गले लगा लेती। तभी बाबूजी दौड़ कर आए और हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के छाया को नहीं छोड़ा, क्योंकि लेखक को वहाँ पे ज़्यादा सहूलियत, ज़्यादा सुरक्षा महसूस हो रही थी। यानी कहने का पूरा तात्पर्य हुआ कि बच्चा पिता के चाहे जितने सानिध्य में रहे, परंतु दुख आने पर, विपत्ति आने पर उसे माँ का ही सानिध्य सबसे ज़्यादा सुरक्षित लगता है। तो आशा करती हूँ कि आप सबको ये समझ आ गया होगा।